नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिलासपुर में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस आयोजित किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस पूरी दुनिया के आदिवासियों के लिए समर्पित है और ये दिन याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज किन परिस्थितियों में जीवन यापन करते थे, जिस पर और जानकारी देते हुए डॉक्टर लखन सिंह CIMS, जो कि अध्ययनरत छात्रों को मेडिकल शिक्षा देते हैं, इस अवसर पर विशेष रूप से इस मामले पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, पूरे विश्व का जो आदिवासी समुदाय है, इनके लिए प्राकृतिक रहवास और जंगल एक सुरक्षित स्थान होकर है। बढ़ती औद्योगिक क्रांति और आवश्यकताओं में अस्तित्व संकट आना शुरू कर दिया है और लगभग पूरा विश्व इस चीज को महसूस कर रहा है। हम कैसे सामंजस्य बैठा सकते हैं? देखिए, जैसा कि हम देखेंगे, एक होता है डेवलपिंग कंट्री और दूसरा होता है डेवलप्ड कंट्री। यदि हम डेवलप की तरफ जाएंगे, डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाएंगे, तब हमको लगता है कहीं ना कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसका डेवलपमेंट होना जरूरी है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं में तब्दील किया जा सके। लेकिन आप रिसोर्स कहां से लाओगे? रिसोर्स भी वही है जिसको आपको डेवलप करना है और नेचर में हर चीज छिपा हुआ है और उसको संरक्षित करना है। मेरा अपना एक जो विचार है, कभी लगता है कि आप नेचर को सहयोग नहीं पाओगे तो आप डेवलप की तरफ कन्वर्सन में नहीं जा पाओगे। आप यदि डेवलप की तरफ जाओगे भी तो आपको नेचर को दूसरी तरफ संभालना भी पड़ेगा। और इंडिजिनस वर्ल्ड ने देखा, मेरा जो अपना मानना है कि ये इसलिए आज हम लोग जो हमारे जो पूर्वजे और जो भी कहना चाहिए कि जो इस धरती पे जो जिन लोगों ने अपना अस्तित्व बना के रखा, अपने जीवन शैली को बना के रखा, उस समय ये डेवलप्ड कंट्री या कहना चाहिए या डेवलपमेंट के नाम से ऐसा कुछ खास था नहीं। लेकिन उसके बाद भी उस समय उन लोग अपने जीवन यापन करते थे। जीवन यापन करने के बहुत सारे रास्ते वो लोग खुद ढूंढा करते थे और उनका एक बहुत बड़ा योगदान था जो इंडिजिनस जिस ग्रुप का जो आज भी है, आज भी जो अपने संस्कृति, अपने प्रकृति और उसको जो पूजा करते हैं। तो एक तरह के हम जो अपने एक आज के परिवेश में जो है, जब हम अपने एक नियम में अपने आप को बांधते हैं, एक अपने धर्म, जैसे विभिन्न धर्म के लोग अपने को एक संगठित जीवन जीने की भी शैली जो होता है, उस समय भी इसकी आवश्यकता रही संगठित जीवन शैली जीने की। तो उस समय जो उन्होंने प्रकृति को एक अपना संगठित जीवन शैली का रूप अपना लिया, उसमें उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व ढूंढा कि इसको हमको बचाएंगे तो हम संगठित रहेंगे। उसको अपने संस्कृति में ढाल लिया और उसको संस्कृति में ढालने के वजह से उन्होंने प्रकृति को संरक्षित करना शुरू किया। आज भी हमारे मैं स्वयं ट्राइबल कल्चर को बिलोंग करता हूं और बचपन से मैं गांव में रहा हूं जहां पर डेवलपमेंट आज भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं वहां पर पहले से निश्चित तौर पर डेवलप हुआ है। आने जाने के साधन बढ़े, पहले आने जाने के साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, साइकिलों में हम लोग पैदल स्कूल जाया करते थे। आज निश्चित तौर पर डेवलपमेंट हुआ है। स्कूलें नहीं थी, पहले प्राइमरी स्कूल तक था, अब मिडिल स्कूल हो गए हैं, हाई स्कूल हो गया है। तो निश्चित तौर पर आज बढ़ा तो है, आज उससे सुधार तो हुए हैं, लेकिन कल्चर आज भी है वहां पर जो, लेकिन कुछ कल्चर तो अभी भी हम लोग हमारे आदिवासी समुदाय में कुछ है जो आज के डेवलप्ड में वो विलुप्त होते जा रहे हैं। यदि उसको संभालना है, उससे क्या हुआ है कि बहुत सारी सामाजिक और सोशल और बहुत सारे विसंगतियां आना शुरू हो गई हैं। कई जो नई जनरेशन है वो गलत चीजों की तरफ अग्रसर होने लगा है और जो पहले संगठित हुआ करते थे, जो गांव में एक संगठन हुआ करता था, आज भी आप इसमें सोचे, ये पॉलिटिकल नहीं है, मेरा अपना है, जैसे 5वीं अनुसूची की बात हो रही थी, ये गांव को एक संगठित करने का प्रयास था कि गांव के लोग आपस में रहें, संगठित रहें, कुछ वहां के संरक्षण के लिए निर्णय ले सके। ये पूर्व में शासन में आज भी है, तो ये चीजें आज भी, मतलब उसको एक संरक्षित करने का तो उसका प्रयास ही नहीं था। तो आपको इसको पूर्णतः देखेंगे तो ये केवल एक इंडिजिनस ग्रुप का, ये जाति या धर्म का नहीं है, एक समुदाय का है। और ये समुदाय में कैसे हमको संतुलित जीवन को जीना है और कैसे उस को संरक्षित करना है। तो मेरा तात्पर्य यही है कि आप यदि आपको डेवलपमेंट चाहिए
तो भी संस्कृति को बचाना पड़ेगा। आपके जो आज जैसे कि आपने बोला कि हमारे जो विलुप्त होते जा रही है कुछ चीजें जो हमारे, और वो केवल उससे नहीं, वो धार्मिक आस्था से भी जुड़ी हुई है। सब एक दूसरे के कहना चाहिए कि एक दूसरे पर हाँ पूरक है जी। तो ये आप कई लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, कई लोग साक्षात उसकी पूजा करते हैं, कई लोग माँ की पूजा करते हैं, जो साक्षात माँ है वही पूजा करते हैं, कई लोग हम देवी की पूजा करते हैं। निश्चित तौर पर उससे मनोशक्ति, आज मनोवैज्ञानिक के रूप में यदि आप लेंगे तो मनोवैज्ञानिक के रूप में आप उसकी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, उसमें कॉन्फिडेंस तो आता है क्योंकि आपके ऊपर भगवान है, आप उस चीज को मानते हैं। वैसे नहीं मानेंगे तो साक्षात क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन आपकी एक शक्ति और आपको एक ऊर्जा, और उसी से पूरी दुनिया चल रही है। हम पाषाण युग से और अभी तक के में देखें तो इंडिजीनियस आदिवासी समुदाय ने जल, वायु और जो सामान्य जीवन है उसको संरक्षित करने में अपना पूरा समय भी लगाया और अनुभव भी लगाया। उसी की वजह से बहुत सारी चीजें अभी तक संतुलित चल रही थी, लेकिन अब वायु भी प्रदूषित हो रही है, जल भी उपयुक्त नहीं, और जो जीव जंतु उसी पर आधारित है उनका जो व्यवहार बदल रहा है, तो अब हम आदिवासी समुदाय को कितना और ज्यादा जिम्मेदार बना सकते हैं, मान सकते हैं, फिर हम अपने आप को कैसे ढालें ताकि दोनों में सामंजस्य हो सके। आप केवल एक आदिवासी समुदाय की बात कर रहे हैं, मैं उसको एक उससे अलग व्यक्ति करता हूं। अब हम एक पूजा करते हैं, सत्यनारायण की पूजा करते हैं। आप जब पूजा करते हैं तो इन्हीं चीजों की हम लोग आहुति देते हैं, सिंपल चीज है। ये केवल आदिवासी समुदाय तक सीमित नहीं था, ये आज हम कर रहे हैं और वो लोग उसको संरक्षित कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। तो ये आज केवल आदिवासी समुदाय की वो नहीं है, ये हम सबकी जवाबदारी है कि जल, वायु और यदि एक संरक्षित जीवन जीना है तो आपको इस चीज की जरूरत, बिना वायु के आप, बिना ऑक्सीजन के आप जी नहीं सकते, बिना जल के आप जी नहीं सकते, बिना अच्छे वातावरण के आप जी नहीं सकते, बिना आपके जो संस्कृति और बिना आपके डिसिप्लिन जो घर में होता है, अब इसी से तो डिसिप्लिन आता है। हम परिवार में संगठित क्यों हो रहे हैं? साइंटिफिक उसमें बहुत सारे पहले समाज में बहुत सी विकृतियां थी, बाद में साइंस जैसे जैसे डेवलप हुआ। मैं एक उदाहरण जो हमारे समाज, मतलब हमारे इस क्षेत्र का एक बता रहा हूँ, साइंस के मेडिकल है, क्योंकि मैं मेडिकल से जुड़ा हूँ। आज मैं अपने समाज की बात करूं, हमारे बहुत सारे गोत्र होते हैं। गोत्र को विभाजित क्यों किया गया? गोत्र को इसलिए विभाजित किया गया है कि एक ही यदि ब्लड से आपका कोई चीजें, आप एक ही ब्लड के एक ही परिवार में कोई चीजें शादी करेंगे तो आपका म्यूटेशन, जीन का म्यूटेशन, एक जो बीमारी है दूसरी बीमारी तीसरी पीढ़ी तक चलते जाएंगे। लेकिन आप उसी को एक डिस्टेंस बना दिया, या दूर के रिश्ते से करो, जहां आपका वो नहीं है, तो वो एक दूसरा गोत्र कर दिए और तीसरा गोत्र कर दिए। ऐसी तरह सभी समाज में है, ये केवल हमारे आदिवासी समाज में नहीं है, सभी समाज में है। इसीलिए इसकी डिस्टेंस बनाया गया। जैसे बीमारी सिकल सेल, आज हम जो सिकल सेल स्क्रीनिंग करते हैं, इसमें जो काउंसलिंग करते हैं, क्या करते हैं? हम यही बोलते हैं कि आपके परिवार में कोई तो नहीं है, तो आपको, आप जब भी आप नेक्स्ट मैरिज करेंगे तो आप किसी दूसरे परिवार से करिए जहां पर सिकल सेल नहीं है। तो एक साइंस, बायोलॉजिकल और बाकी बायोकेमिकल और हर चीज से जुड़ा हुआ है। तो आपको अच्छे जीवन के लिए क्या चाहिए? खाना अच्छा चाहिए, पानी साफ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये हम उसी की पूजा भी कर रहे हैं और उसको सुरक्षित करने की आवश्यकता है। आज समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए योगदान है कि वो लोग गांवों में रहते हैं, ज्यादातर ऐसे जगह में रहते हैं, ज्यादातर समुदाय आज ऐसी जगह में रह रहे हैं जहां पर उनको जंगल चाहिए, उनका जीविका का साधन है, वहीं से सब कुछ मिलता है, और उसको संरक्षित नहीं करेंगे उनकी जीविका का साधन खत्म हो जाएगा। सब लोग तो शहर में नहीं आ सकते, लेकिन उसको यदि हम खत्म कर देंगे केवल डेवलपमेंट के नाम से, तो निश्चित तौर पर एक समुदाय प्रभावित होगा। तो जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है उसका मूल भी तो जंगल ही है। जो जंगल में रहते हैं, जो आदिवासी, उनके पास भी स्वास्थ्य की अपनी परंपरा है, चिकित्सा की अपनी परंपरा है। उसके बाद क्या हम उनसे और बेहतर उपचार दे सकते हैं या उसी को और डेवलप करके हम इधर बेहतर कर सकते हैं? इसी तौर पर मैं क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर हूं और डॉक्टर होने के नाते आज अभी मैं आपको बताना चाहूँ कि आधी से ज्यादा दवाइयां हम तो आयुर्वेदिक में यूज कर ही रहे हैं। ऑलरेडी हमारा बहुत सारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आयुर्वेदिक जंगलों में जो बहुत सारी चीजें, उसको उसी को हम लोग ज्यादा प्योरीफाई करके, परिवर्तित करके उसको एलोपैथिक में ला रहे हैं। तो सोर्स तो वहीं से है,
हर चीज का सोर्स आपके हर तत्व का वो आपकी मिट्टी में मिला हुआ है। मिट्टी में पूरे जितने भी जो हमको शरीर को जो आवश्यकता होती है, सोडियम, पोटेशियम और जो भी मैग्नीशियम, जितने भी तत्व की जरूरत होती है, सब चीजें उस मिट्टी में मिला हुआ है जहां से हमको मिलते हैं। आज देखेंगे, आज निश्चित तौर पर जांचों की श्रृंखला बढ़ी है, बीमारियों की भी संख्या बढ़ी है। तो दोनों तो पर्यायवाची है, क्योंकि बोलते हैं कि बीमारियां बढ़ी हैं तो कुछ सुविधाएं भी बढ़ी हैं जो नुकसान भी कर रही हैं। तो हमको उसको संयमित बनाने के लिए प्रकृति की संधारण करना पड़ेगा, तभी हमको प्योर जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पूरे मिनरल्स आपको जब तक आपके शरीर के जो आवश्यक है, एक शरीर में जो जीवाणु जो हमारे सेल्स बोलते हैं जिसको, उसके लिए क्या जरूरत है? मिनरल्स की जरूरत है, सोडियम पोटेशियम की जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। और ये सब कहां से आते हैं? आपके नेचर से। तो डॉक्टर साहब, अभी चर्चा के समाप्त करके पूछना कि विश्व आदिवासी दिवस पर विश्व की सरकारों को ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि विकास भी हो, आधुनिकता भी है, लेकिन जो प्राकृतिक जीवन है, प्राकृतिक व्यवहार वो बना रहे। जहां तक इंडिजिनस एक समुदाय है जो कि ज्यादातर पर आधारित है अपने जीवन शैली को वन पे और फिर जल पे, उनके लिए उस चीज में डेवलपमेंट और उनको वही संरक्षित कर उसको ज्यादा डेवलप करना चाहिए कि उनको जल, ज्यादा पानी की सुविधा मिल सके, जंगल उनको ना वो हो सके। और कुछ बहुत सारे आजकल मेरे ख्याल से बहुत सारे वो आ गए हैं जो कि बिना जंगल जमीन को तोड़े भी किया जा रहा है, बहुत सारी कंट्रीज में किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे प्रयास करना चाहिए कि यदि हम किसी जंगल, किसी जगह को वो कर रहे हैं तो उस जगह के लिए उतना ही पैरेलल उस दूसरे जगह को हम लोग उनको वो करना चाहिए। और जो उनके एक जो सुरक्षित वर्ग है उनको और ज्यादा संरक्षण देने की जरूरत है और उनको आगे लाने की जरूरत है। और ये मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, केवल ये दो ही माध्यम से हो सकते हैं। आप उनको एक अच्छा शिक्षा, अच्छा एजुकेशन और उनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं और उनको कुछ चीजें है जो जरूरी है वो देना चाहिए। जहां तक रही कि क्योंकि एक मतलब एक ट्राइबल है, इसमें रिमोट में रहते तो ऐसा नहीं है। आप वहां पर सुविधाएं देंगे तो निश्चित रूप से वो आगे आएंगे और वो डेवलपमेंट देने के लिए कहीं ना कहीं हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन उसको संयमित बनाना भी। और उसको आदिवासी संरक्षित हैं तो जंगल भी संरक्षित हैं, वायु भी संरक्षित है और जंगली प्राणी भी संरक्षित रहेंगे निश्चित तौर पर। और केवल आदिवासी नहीं, इसमें मैं तो ये कहूंगा कि हम जितने भी वादिकाल से जी रहे हैं हम सब आदिवासी हैं। हाँ, और हम सबका जवाबदारी है कि उसको संरक्षित करना, क्योंकि हमारा जो जीवन है उसी से चलता है। आपको प्योर ऑक्सीजन मिले, प्योर वाटर मिले और साफ सुथरा खाना मिले। यदि यही नहीं है, आप कितना भी इंडस्ट्री बना लीजिए, कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, काफी अच्छी चर्चा रही इस विषय पर। राजनांद गांव में महिला समूह ने 2 दिन पहले ही रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया है। साथ ही यह कार्यक्रम बस स्टैंड स्थित भूतपूर्व सैनिक कल्याण भवन में किया गया, जहां महिला समूह ने भूतपूर्व सैनिकों को राखी बांधी। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोचता। इसको लेकर महिला समूह ने एक कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें महिलाओं ने भूतपूर्व सैनिकों को राखी बांधकर उनका आशीर्वाद लिया। तो रक्षाबंधन का त्यौहार नजदीक है, जिसको लेकर लगातार बहनें अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधती नजर आ रही। तो वहीं महिलाओं ने भी रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कार्यक्रम ये आयोजित किया गया और महिलाओं ने सैनिकों को राखी भी बांधी है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें राजनांद गांव से हैं, जहां पर ये पहल देखने को मिली, जहां महिलाओं ने रक्षाबंधन कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया है और साथ ही पूर्व सैनिकों को राखी बांधती हुई नजर आई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक जो है वो नजर आए, जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और सभी महिलाओं ने हाथों में राखी बांधी है। भूतपूर्व
बात है कि सैनिक भवन नया बस स्टैंड में स्थित हमारे मातृशक्ति और सभी वर्ग के बहिनी मन के तत्वाधान में रक्षा सूत्र के ये कार्यक्रम रखे गए हैं, जिनमें भूतपूर्व सैनिक और जो दूरस्थ क्षेत्र में सीमा पे तैनात जे बना हमारे देश के रक्षा करे थे, हमारे बहिनी मन के सुरक्षा दे थे और हमारे स्वतंत्र वातावरण में हम अपन जीवन यापन करते हैं। और याद में आज हमारे रक्षा सूत्र के कार्यक्रम रखे हैं और यहाँ पूरा मातृशक्ति मोना गोसाई और हमारे जत्ता बहिनी हवे सबके बहुत ही विशेष अथक प्रयास और सहयोग से और सभी वर्ग के बहिनी मन के प्रतिनिधित्व है और सभी समाज के प्रमुख के बहिनी मन है जो समाज सेविका के रूप में है। तो मैं ये मंच के माध्यम से सैनिक मनला शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ और आज के अवसर पर पूरे क्षेत्रवासी ला भी रक्षा सूत्र के पावन अवसर में बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई शुभकामना। बोलो भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। मैं श्रीमती पूर्णिमा साहू और साहू समाज में प्रदेश संगठन सचिव। देखिए, आज का आयोजन है रक्षा पर्व के उपलक्ष्य में संध्या पूर्व सैनिक भाइयों के कलाई पर राखी बांधने का। ये दर्द क्या है, जब हम सर्विस में थे तब हमने देखा है कि कई सालों तक हम अपनी बहनों की कलाई, बहनों से प्राप्त राखियां अपनी कलाई में बांध नहीं पाते थे। तो ये दर्द हम लोगों ने झेला है और उस रिटायरमेंट होने के बाद हमने ये सोचा कि क्यों ना जो चीज हमने झेला है उस चीज को हमारे जो भाई अभी वर्तमान में है वो ना झेल पाए। तो हमने एक पहल किया है, ये लास्ट पिछले 3 साल से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जो पूरे छत्तीसगढ़ से शुरुआत होती है और राखियां हम लेके हमारी टीम यहाँ जा चुकी है ऑलरेडी। और उसके बाद जो बचे हुए हैं वो लोग यहाँ पर हमारे बहन लोग हैं विभिन्न संगठन के, वो लोग यहाँ पर हम लोगों को पूर्व सैनिकों को रक्षाबंधन बांध रही है और ये देश के नाम संदेश दे रही है कि हम एकता के साथ हैं। ये रक्षा यानी खाली सूत्र नहीं है, हमारे को एक विश्वास है जिसके ऊपर हम लोगों को खरा उतरना है। तो ये एक हमारा प्रयास है और समाज को साथ जोड़ने का एक प्रयास है। तो ये प्रयास को हम अनवरत जारी रखेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। कितनी राखियां लगभग यहाँ से हमारे 15,000 राखियां गई है, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक महेंद्र प्रताप राणा जी लेके पिछले सैटरडे को चले गए हैं और अभी तो ये हैंड ओवर हो चुका है आर्मी हेडक्वार्टर में। आज कैसा उत्साह बहनें आई है? आज उत्साह बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे यानी राखी का एक महान पर्व भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन से शुरू हो रहा है और आने वाली जो राखी है 9 तारीख को वो अभूतपूर्व रहेगा, ऐसा एहसास हो रहा है और इस परंपरा को हमेशा हम कायम रखेंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। मैं सूबेदार मेजर रिटायर्ड राजेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव। आज के आयोजन को लेकर बताएंगे आप लोग क्या आयोजन है? आज का हम लोगों ने भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनका आज हम लोगों ने रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें समस्त महिला समूह, समस्त सनातन धर्म से सभी वर्ग की महिलाओं को हमने आज जोड़ा है आज के कार्यक्रम में, जिसमें हमारे सैनिक भाई लोग जिनको राखी भेजी भी जाती है पर इतने दूर हमारा जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे इस कार्यक्रम को आयोजन किया है कि हम यहाँ के सैनिक भाई वहां तो भेजे नहीं, समस्त स्कूल, महिला समूह सभी पूरे राजनांदगांव के द्वारा राखी गई हुई है वहाँ पे और ये हर साल जाती है। हर तरीके से हम लोग भेजने की कोशिश करते हैं, पर हमारा एक था कि थोड़ा सा यहाँ एक छोटा सा हम लोग भी एक आयोजन करें। तो भैया लोगों का सपोर्ट मिला हमें कि हॉल है हमारे पास और आप लोग आयोजन को करिए। तो भैया लोग का सबसे ज्यादा सपोर्ट है हमें, जिसमें ये हम लोग कार्यक्रम को कर सके। और एक छोटा कार्यक्रम इसके साथ हमने जोड़ा है कि एक पेड़ माँ के नाम जो अभी हम लगाने वाले हैं और एक पेड़ हमारे जो भाई शहीद हुए हैं उनके नाम हम लोग आज लगाने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा कार्यक्रम हमने राखी के साथ साथ उसको भी जोड़ा है, हमारे शहीद भाइयों को भी हमने याद किया है और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई हैं उनको भी आज हम लोग यहाँ पे राखी बांधकर उनका आशीर्वाद लेंगे। और इसमें पूरा साथ देने के लिए समस्त महिला समूह, हर वर्ग की महिलाएं हमें साथ दिए, हर समाज से हमने लिया है और आज हम ये आयोजन को कर पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमुना गोसाई, महिला समूह राजनांदगांव। राजनांदगांव में लगातार ठगी के मामले सामने आते हैं, जिसमें बहुत से मामलों में पुलिस को सफलता भी हासिल हुई है। तो वहीं इसी क्रम में पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही कंबोडिया से 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और अब दिल्ली से भी पुलिस ने साइबर ठगों को हिरासत में लिया है। आपको यह भी बताते चले कि पुलिस ने कुल 3 ठगों को पकड़ा है और साथ ही पास से काफी मात्रा में बरामद हुए हैं, जिस पर और जानकारी देते हुए राजनांदगांव एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि एक विदेशी ठग जिसका नाम स्टीफन अफ्रीका महाद्वीप के आइवरी कोस्ट का है,
और बाकी दो विदेशी ठग किंसले और जॉर्ज अफ्रीका महाद्वीप के देश नाइजीरिया से है, जहां पर साइबर ठगों के पास से पुलिस ने 21 भारतीय मोबाइल सिम, 11 मोबाइल सिम और यूनाइटेड किंगडम से बरामद किए हैं। यूनाइटेड किंगडम के बताए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि 3 अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जो अफ्रीका महाद्वीप से ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 21 भारतीय मोबाइल सिम बरामद किए गए हैं। और आपको बताते चलें कि साइबर ठगी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अफ्रीका जैसे देशों से भी आरोपियों से 21 भारतीय मोबाइल सिम बरामद किए गए। 3 अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरफ्तार हुए हैं, जो कि लगातार साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इस दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आरोपियों से 21 भारतीय मोबाइल सिम बरामद किए गए हैं। और ये पूरा मामला राजनांदगांव से सामने आया, जहां पर 3 की गिरफ्तारी को और समझने में हम लोगों को मदद मिली कि राजनांदगांव पुलिस लगातार साइबर सुरक्षा मिशन के अंतर्गत साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों के गिरोह को भी पर्दाफाश करने में हम लोगों को सफलतापूर्ण भी मिली है। नाइजीरियन और कंबोडिया बेस्ड ठगों का और वहां के सिटीजन्स के द्वारा इंडियन रेजिडेंट्स के साथ ठगी करने के केसेस हमने पहले ही पकड़े हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ी सफलता हम लोगों को 3 अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों को पकड़ने में मिली है। तीनों को दिल्ली से पकड़ के लेकर आया गया है। ये लोग, एक जन इसमें आइवरी कोस्ट से है, स्टीफन, और किंग्सले और जॉर्ज, ये दोनों नाइजीरियन सिटीजन्स हैं। और यहाँ पे दिल्ली में इन लोगों को पकड़ा गया, जहाँ पे इनका पूरा नेटवर्क सेटअप था, जिसके अंदर में हम लोगों को इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में भी सफलता मिली है। इसमें हम लोगों को 2 नग लैपटॉप, 25 नग मोबाइल, जिसमें एंड्रॉइड और कीपैड दोनों शामिल हैं, 5 ATM कार्ड जो इंडियन म्यूल अकाउंट्स हैं, उसके अलावा 32 सिम, जिसके अंदर 11 इंटरनेशनल यूके की सिम्स भी हम लोगों को मिली है। ये लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, जैसे वर्तमान में जो हमारे विक्टिम है जो जिस केस में, उसमें 1,23,700 रुपए की ठगी इन लोगों ने की। स्नैपचैट के माध्यम से इन्होंने फेक प्रोफाइल बना के यूके बेस्ड डॉक्टर्स को अपने आप को दिखाया और उसके जरिए इन लोगों ने विक्टिम के साथ संपर्क बनाया। फिर इमोशनल ब्लैकमेल और गिफ्ट भेजने के नाम से इन्होंने इतनी बड़ी राशि की ठगी की। ये लोग अपनी तरफ से बताते थे कि विदेशी मुद्रा जैसे पाउंड्स और गिफ्ट्स भेजते थे, जिसको कस्टम्स पे रोक लिया जाता था। इन्हीं के गैंग के लोग कस्टम ऑफिसर बन के विक्टिम को फोन करते हैं और फिर ये ठगी को अंजाम देते हैं। पब्लिक हमारी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने भी आपके हैं उनको उसमें अपनी प्रोफाइल को आप लोग पब्लिक ना करें, उसको प्राइवेट रखें। इनके मोडस ऑपरेंडी में एक चीज स्पष्ट सामने आती है कि पब्लिक प्रोफाइल होने की वजह से आपका जितना भी पर्सनल डेटा है ये बड़े आराम से इनको एक्सेस हो जाता है, जिसके बेस पे ये इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करने में इनको बहुत कम समय लगता है। तो आपका अकाउंट अगर प्राइवेट रहेगा तो ये आपकी डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। इस तरह के ठग जनरली ऐसी फेक प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें ये अपने आप को NRI इंडियंस या फॉरेन में यूके बेस्ड डॉक्टर्स या बड़े बिजनेसमैन की प्रोफाइल बनाते हैं और उसके बेस पे ठगी करते हैं। तो इस तरह की ठगी से सावधान रहें। तीसरा, कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट अगर फंसता है, आपको कोई भी कस्टम ऑफिसर फोन नहीं करता है। ये इनका स्टैंडर्ड मॉडस ऑपरेंडी है, जिसके बारे में हम लोगों को अधिक से अधिक जागरूकता फैलानी चाहिए। अपने प्रियजनों के बारे को भी आप लोग इसके बारे में सचेत करें। नंबर पे निकलवाना है। बीजापुर जिले के चेरपाल पोता केबिन के 5 छात्र छुट्टी लेकर घर गए हुए थे, जहां रात करीब 1 से 2 बजे के बीच में सोते हुए 2 छात्रों को सांप ने काट लिया, जिससे एक छात्र की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं दूसरे छात्र का इलाज चल रहा है। आपको बताते चले कि दोनों नवप्रवेशी छात्र थे, जिसमें DMC कमलदास झाड़ी ने पूरा जोर लगाते हुए रमलू मरकाम छात्र का इलाज किया और बाद में उसे जगदलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। उत्तम कुरमुल, ये जो बच्चे गए हैं ये लोग मंगलवार के यहाँ से 10:30 बजे निकले हैं। निकलने के बाद में ये बच्चे को मैं मना किया। मना करने के बाद बच्चे, एक बड़ा बच्चा आया, सर मैं इनको छोड़ दूंगा करके बोल के बच्चों का छुट्टी मांगा। तो मैं यहाँ से पूरा लिखित कार्रवाई करके बच्चों को छोड़ा हूं यहाँ से। कुल 5 बच्चे गए हुए थे। जानकारी मेरे को दूसरे दिन, जैसे मंगलवार के बच्चे गए हैं, तो मेरे को बुधवार के शाम करीबन 4:45
बजे मेरे को उधर से गांव से फोन किए कि कल जो बच्चे आए हैं सर, वो उनको सांप काटा है, इस प्रकार से मेरे को खबर मिला। वहां का जो गांव का आदमी मेरे को फोन करके बताया। उसके बाद मैं तुरंत गंगालूर गया। गंगालूर जाने के बाद में मैं उनको फिर मेरे पास फोन आया। फोन आने से मैं बोला जो बच्चा गंभीर रूप से घायल, मतलब वो है गंभीर है, उसको लेकर आना है करके बोलने से अभी रात हो गया सर, हम लोग नहीं ला पाएंगे, इस प्रकार से बात वो लोग बताए। फिर मैं सुबेरे गाड़ी भेजो करके बोलने से मैं एम्बुलेंस बात करके कल गुरुवार के एम्बुलेंस सुबह भेजा हूं। भेजने के बाद फिर वो दोनों बच्चों को लेकर वो लोग गंगालूर तक आए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।